मामलों के एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी। जे सोढ़ी साहब, अभी अभी आप सुन रहे थे खुशहाल सिंह जी को, उनका कहना था कि ये जो चीज़ें हैं ये एक वर्ग है, एक हिस्सा है जो क्रिएट कर रहा है, ये दोनों देशों के जो डिप्लोमेसी है, जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर की बात कही कि उन्होंने कहा कि ज़रूरत है हमें कनाडा की। तो भारत लगातार डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ को दिखा रहा है। पहला एक स्टेटमेंट एक्स पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का आया जिसमें उन्होंने ऐसे हमलों की निंदा की और ये कहा कि कनाडा को एक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या जे सोढ़ी साहब, अब तक की सीन में जस्टिन ट्रूडो डिप्लोमेटिक वर्ड्स के सिलेक्शन को चूज करने में या चुनने में कहीं पीछे रह गए हैं? उन्होंने जिस तरीके से बातें रखी, उन बातों को रखने के तरीके डिप्लोमेटिकली कई होते हैं, लेकिन उन्होंने जब सीधे भारत को निशाना बनाना शुरू किया तो ये समझ में आ गया कि वो नहीं चाहते कि भारत के साथ संबंध उस स्तर पर रहें जिस पर अब तक थे। तो आज की जो स्थिति है और जो पहले हुआ, वो किसके लिए आयद होती है? जय हिंद राजीव जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1897 में पहले सिख केसर सिंह कनाडा गए थे एक मर्चेंट नेवी शिप पे जिसका नाम था एम्प्रेस, और तब से लेके 1980 तक लाखों हिंदू और सिख भारत से कनाडा गए और भारत और कनाडा के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हमारे भारतीय भाई बहन जो वहां गए उन्होंने काफी तरक्की की, लेकिन सब कुछ बदला 1980 से जब जस्टिन ट्रूडो के पिता पेरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने खालिस्तानी और जिहादियों को पनाह देनी शुरू की। उसके बाद जो भी कनाडा की सरकार आई, उन्होंने कभी ऐसे लोगों पे कोई सख्ती नहीं बरती, और हमने देखा कि कैसे कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी और कनाडा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन खास करके पिछले तीन साल से 2021 से जब से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो ये वारदातें वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मैं खुशहाल सिंह जी की बात से पूरा सहमत हूं। ये जो गिने चुने लोग हैं वो एक मुट्ठी भर लोग हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले साल 25 सितंबर 2023 को एक खालिस्तान रेफरेंडम हुआ जिसमें टोरंटो में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वैंकूवर में 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कनाडा में 7,72,000 सिख लोग रहते हैं और उसमें से सिर्फ 300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि अगर हम परसेंटेज वाइज देखें 0.038% है। लेकिन भारत के कई मीडिया चैनल्स ऐसे दिखा रहे हैं 3 साल से जैसे कनाडा का हर सिख खालिस्तानी है, कनाडा का हर सिख वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, जो कि गलत बात है। मैं खुशहाल सिंह की बात से पूरा सहमत हूं कि जो तथ्य हैं वो तथ्य दिखाने चाहिए, अन्यथा क्या होता है एक गलत पिक्चर बनती है। कनाडा में तो असर पड़ता ही है, भारत में भी असर पड़ता है। मैं एक बहुत बड़ी गहरी टिप्पणी करना चाहूंगा। मैंने देखा है पिछले 3 साल से मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में हूं, मेरे दोस्त जो 30-40 साल की दोस्ती थी वो सरदारों को खालिस्तानी बुलाने लग गए हैं। तो हमारी मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जो गलत काम है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को खालिस्तानी पोर्ट्रे करके एग्जैक्टली लेकिन 2013 से ट्रूडो लिबरल पार्टी को लीड कर रहे हैं। आपने कनिष्का बॉम्बिंग की भी बात कही, और कनिष्का बॉम्बिंग में 329 लोग मारे गए थे। ब्रिटेन के यॉर्क के पास वो हादसा हुआ था, और अब तक कनाडा उस मामले में क्रेडिबल कदम भी नहीं उठा पाया है। ट्रूडो हैं, लेकिन 2025 से जो चुनाव अब आने वाले हैं इसमें पियरे पोलिवेरे की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे मुकाबला है, साथ ही न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जगमीत सिंह की है। अगर ये थोड़े लोग हैं, जे सोढ़ी साहब, अगर ये थोड़े ही लोग हैं तो इन थोड़े लोगों का समर्थन लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो सीधे सीधे ऐसे लोगों को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं जो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं? गुरुपतवंत पन्नू लगातार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने की बात करता है। वो कहता है एयर इंडिया के प्लेन में मत बैठिए नहीं तो क्रैश करा दिया जाएगा। क्या इतने सीरियस आरोपों, इतने सीरियस चीजों को लेकर कोई शख्स बयानबाजी कर रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, उस पर कनाडा सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए? लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी। राजीव जी, सिर्फ कनाडा ही नहीं, अगर हम देखें यूएसए में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं।
लेकिन जितने ये विकसित देश हैं, गोरों के विकसित देश हैं, हम्म। कोई भी उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। तो तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि हमें इन सारे देशों को कॉल आउट करना चाहिए। कनाडा में तो गलत हो रहा है, लेकिन बाकी भी ये सफेदों के विकसित देशों में भी भारत के खिलाफ चीजें ठीक नहीं हो रही है। लेकिन हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के खिलाफ नहीं बोलते, हम सिर्फ कनाडा के खिलाफ बोलते हैं। तो पहली चीज, भारत को इन सारे देशों के खिलाफ सख्त तरीके से एक कॉमन चलिए प्लेटफॉर्म से बोलना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। निपुण आलम बयान का मैं रुख कर लेता हूं। निपुण आलम बयान, अभी जय सोढ़ी साहब कह रहे थे कि भारत को केवल एक जगह अभी नहीं सोचना होगा। हालांकि भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तहस नहस हो गई है। इसकी शुरुआत कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने की थी। भारत बहुत दिनों तक खामोश रहा, तब प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आया है। लेकिन निपुण आलम बयान, अगर हमको सबको कैटर करना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू, पेनी वैंग जो कि विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया की, उनके साथ एक इंटरव्यू ऑस्ट्रेलियन टुडे ने प्रकाशित किया, दिखाया। कनाडा ने उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कनाडा इस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में है निपुण? जो हालात आ गए हैं, एकदम नीचे आ गए हैं हालात, उनको ऊपर लाने की क्या कनाडा कोई कोशिश नहीं कर रहा है? भारतीय राजनयिकों की निगरानी, धीरे धीरे स्टाफ कम हो रहा है। क्या आपको वो जगह नजर आती है जहां हम एकदम मैरीना ट्रेंच की तरह सबसे निचले पॉइंट पर पहुंच जाएं? देखिए राजीव जी, मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि हम इसको कनाडा ना कहकर बल्कि जस्टिन ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन कहें। क्योंकि कनाडा कहती तो क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि कनाडा में काफी जो अपोजिशन पार्टी को भी हम देखें यहाँ हाँ, पर पियरे पोलिवेरे की बात कर सकते हैं हम, कंजर्वेटिव। हाँ, तो हम बिल्कुल कंजर्वेटिव पार्टी की बात कर सकते हैं। और ये नहीं कि कनाडा की पार्टी के जो हमारे जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट आज बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी, कई सांसदों ने कहा वहाँ के एमपी से कि हम छोड़ देंगे, हम त्याग पत्र दे देंगे। तो मैं मानता हूँ कि कनाडा ने कहकर बल्कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छा हाँ, असर ठीक रहेगा, है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, आप देखिए, अभी जैसे एलन मस्क की आपने बात कही थी, स्टार्टिंग में सुना आपने एलन मस्क की बात कही, बिल्कुल सही बातें हैं। देखिए, अमेरिका के द्वारा ही ये पूरा का पूरा जो था, ये पूरा का पूरा अमेरिका बाइडेन प्रशासन के द्वारा ही मामला बढ़ाया गया है। जैसे ही आपके वहां पर आपका ट्रम्प साहब आए हैं, अब ट्रम्प साहब का 2 देखिए अभी समय लगेगा, नवंबर चल रहा है, वो जनवरी में ओथ लेंगे। तो अभी ये 2 महीने का कार्यकाल थोड़ा सा और डिस्टर्ब वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही ये ट्रम्प साहब शपथ ले लेंगे, आप देखेंगे लगातार क्या हुआ, कनाडा के साथ जो रिलेशन खराब हुए हैं, इनमें या तो सुधार होगा, जस्टिन ट्रूडो की सरकार या फिर जाएगी। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का जाना तो तय है। अब प्रश्न ये है कि एक तो इसमें अमेरिका का एंगल है और एक इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो की स्थिति कनाडा के अंदर बहुत ही खराब स्थिति है। वहाँ पे बहुत सारे सर्वे आप देखेंगे, बहुत सारे एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किए गए, उन सबका कहना ये है कि जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है पहले के मुकाबले बहुत कम, यानी इवन ये है कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनको पसंद नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में उन्होंने चाहा कि एक ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिससे मेरे यहाँ के जितने भी इश्यूज हैं उन सबको मैं कवर कर लूं। और ये पुराना तरीका है, वो नेशनलिस्ट एंगल, राष्ट्रवादी एंगल, कनाडा फर्स्ट टाइप। जी, कनाडा फर्स्ट टाइप। और देखो, ये हमारा एक पुराना तरीका हम इसको कहते हैं। जब इंटरनेशनल इश्यूज हम देखते हैं तो किसी भी नेता की अगर कुर्सी गड़बड़ हो, या तो कोई ऐसा मुद्दा उठाए जिससे क्या है कि आपकी जो पब्लिक है आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाए, आपसे अटैच होना शुरू हो जाए, या फिर आप प्रेशर क्रिएट करो दूसरे देश की ओर। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को टारगेट किया। और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज एजेंसी थी जिसने जयशंकर जी का इंटरव्यू लिया, उसको बैन लगाया, वो इंटरव्यू बैन किया। कमाल की बात आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो और कनाडा हो, तीनों का हेड ऑफ स्टेट कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन इस मैटर में लेके कुछ नहीं बोल रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प आए, डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक भी स्टेटमेंट जो है वो आपका भारत के अगेंस्ट नहीं और जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में नहीं। हाँ, बाइडेन का जरूर था। तो आप देखिए, 5 आइज कंट्रीज की हम बात करते हैं तो हम मान के चल रहे थे कि कहीं ना कहीं 5 आइज के थ्रू भी हमारे ऊपर प्रेशर बनवा सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्रिटेन का एक भी बयान इस मैटर को लेकर नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प का बयान इस मैटर को लेकर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी, जो वहां पर मंदिर पर हमला हुआ, जो बाद में पुलिस कह रही कि बाहर था, भाई बाहर था तो बिल्डिंग, अगर मंदिर के बिल्डिंग के बाहर भी अटैक हुआ था तो वो अटैक सही था। जैसे मंदिर के अलावा कहीं भी अटैक हुआ हो, हम मान लेते हैं अटैक होना तो गलत है नहीं। भी आप किसी हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे मंदिर भी ना हो। हालांकि आपने खुद ही कह दिया कि ट्रूडो साहब ने
खुद एक्सेप्ट किया कि वो हमला गलत हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भी स्टेटमेंट आया। तो नहीं, आप देखेंगे जस्टिन ट्रूडो का लगातार ट्वीट आया था शुरू शुरू में और इस सब को लेकर रिग्रेट बिल्कुल उन्होंने रखा था, शायद वो समझ गए थे कि हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि जो हम 5 कंट्रीज की बात सोच रहे थे, वो भी क्या है कि जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अकेले रह गए। अब उनका मुद्दा क्या था कि इस मुद्दे को और कैसे गर्म किया जाए, इसको कैसे हाइड किया जाए, हाइप किया जाए। अब हाइप करने का तरीका क्या था कि उन्होंने जासूसी शुरू की, उस पर भी हमारी ओर से प्रतिक्रिया दी गई थी। इसको और हाइप किया जाए तो क्या किया जाए, वीजा वाले नॉर्म्स बदल के रख दिए। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से कोई भी चेंजेस करते हैं तो पूरा प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद किया जाता है। लेकिन एकदम से रैंडमली सब कुछ होता जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज, एक श्रृंखला आप देखेंगे जिससे कि भारत के साथ संबंध जो है वो बिल्कुल इतने नीचे चले जाएं, इतने चले जाएं कि दूसरी जगह कोई आए भी तो उसको भी रिबिल्डिंग करने में समय मिले। और मौका की बात क्या, सिंपल सी बात ये है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है, या हम बात करें कि आपको बाइडेन प्रशासन था, उनकी मदद से, उनके कहने पर, उनके इशारे पर, और दूसरा अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिए, यही 2 वजह हैं। इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। और ये वजह मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जयशंकर जी ने भी इस बात को कहा है। इसके अलावा हमारा जो विदेश मंत्रालय का, आप देखिए विदेश मंत्रालय के जो हमारे स्पोक पर्सन होते हैं, जब भी वो विज्ञप्ति देते हैं, जब भी कनाडा के ऊपर बोलते हैं, तो बार बार ये बोलते हैं ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रूडो के अधिकारी, यस, कि जस्टिन ट्रूडो ने उस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि उसको रिबिल्डिंग करने में हमें समय लग जाएगा अच्छा खासा। लेकिन कमाल की बात है कि भारत ने जितना मजबूती से मामले को संभाला और मजबूती से क्या किया कि कनाडा को जवाब लगातार दिया जा रहा है, ये निश्चित रूप से भारत की ताकत को दिखा रहा है, भारत की मजबूती को दिखा रहा है कि भारत किसी भी तरीके से किसी के भी प्रेशर में आकर दबने वाला नहीं है, काम को भी रोकने वाला नहीं है। भारत लगातार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। भारत लगातार तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, जैसा बात इस वक्त निपुण आलम बयान कह रहे थे। 5 आइज अलायंस की बात बीच में निकल कर आ रही है। मेरे दर्शक जरा सा समझ लें कि 5 आइज अलायंस है क्या। इसमें खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ये 5 देशों का गठबंधन है, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और न्यूजीलैंड है। ये सब मिलकर खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। और जब सबसे पहले निर्जर के मामले को लेकर कनाडा भारत के ऊपर हमलावर हुआ था, तब कनाडा ने इसी का हवाला दिया था। लेकिन बाद में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, उन्होंने इनपुट्स के आधार पर यह बात कही थी, सबूत हम बाद में देख लेंगे, मुहैया करा देंगे। हालांकि भारत लगातार कहता रहा, आपके पास प्रूफ क्या है, कम से कम हमारे साथ साझा तो कीजिए। लेकिन राम जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार। राम जी, आपसे भी वही सवाल, और मैं सबसे बड़ा आप लोगों के साथ चर्चा करके मेरी नॉलेज बहुत बढ़ रही है कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट आज इस हालत में आया क्यों। राम जी, क्या चुनाव के एंड पहले इतने बड़े फैसले होते हैं जिसमें कि एक बड़ी कम्युनिटी जो पंजाब, जो भारत की कनाडा जाया करती थी, अब वो जो मल्टीपल एंट्री वीजा है उससे वंचित रहेगी, कितना असर पड़ेगा। दूसरा, ये जो बाइडेन गवर्नमेंट ने क्या वाकई, जैसा हमारे साथ खुशहाल सिंह जी जुड़े हुए थे, यूक्रेन के मामले पर रूस के हक में भारत के खड़े होने का बदला लेने की कोशिश करते हुए ये सारे प्रोसेस को आग दी, हवा दी, और उसके बाद कनाडा उसका मोहरा बना। क्या ये हुआ, या फिर आपको लगता है कि अब ट्रंप कार्ड वहां पर चल गया है, तो अब ये सारी चीजें कुछ दिनों में कब हुई थी कि भी नहीं हुई थी, इस तरह की बात हो जाएगी। राम जी, जहाँ तक ये वीजा का सवाल है, ये एक इसको राजनीतिक लिंक ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीजा की जो पॉलिसी होती है अकेले हिंदुस्तान के लिए होती तो हम मान सकते थे कि हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। उनकी एक नेशनल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, लेकिन उसमें लिबर्टी है और वहाँ के अधिकारियों को अधिकार है कि वो कितने समय का वीजा दे। और ऐसी परंपरा कई जगह है। 1970 में मैं स्वयं जब कनाडा गया था, तब भी मुझे जो है 6 महीने का वीजा मिला था। उस समय विजिटर उस पर ही गया था और मल्टीपल एंट्री भी था वो। तो देखिएगा, पर ये जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चेंज होती रहती है परिस्थितियों के हिसाब से, उसको राजनीतिक उससे जोड़ना मेरे विचार में ठीक नहीं है। रहा सवाल ये वहाँ पर जो अभी फिलहाल ट्रूडो साहब का है हालचाल, वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कि ही इज नॉट ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और पॉलिटिशियन तो रत्ती भर भी नहीं है। अब वो जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनके उसमें आकर, जैसे सोडी साहब ने बताया था, कितना सुंदर बताया था, 7 लाख और कितने हजार, 70,000 वहाँ पर हमारे सिख परिवार के लोग रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं। और अगर उसमें से 300 लोग आए थे, 300 लोगों को आंदोलन कहा गया, बताइए। तो बिल्कुल, यानी ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना हुआ।
आप देखिएगा, आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि आज अगर हम खुल के बात कर रहे हैं और अपने को हिंदू भी कह रहे हैं, हिंदू लोग गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू हैं और हम भारतीय हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन सब एक हैं, क्रिश्चियन भी यहाँ पर हैं। ये सब जो अराजकता आई थी, जो आक्रमण हुए थे, वो किसने रोके थे? सिख समुदाय अगर नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हिंदुस्तान इस्लामिक देश बन गया होता। ये वही कौम है जिसने इतिहास को बनाया है और आज भी बना रहा है। और शायद गुरुओं के जमाने से ही ये बात थी, आप लोग सही करेंगे मुझे, कि हर परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को सिख बनाता था। सिख बनाने का मतलब सिख धर्म में नहीं, रक्षा करने के लिए गुरु महाराज के आदेश पर। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जहां तक सवाल यह है, सिख और हिंदू या दूसरे भारतीय अलग कतई नहीं है, हम सबका खून एक है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि मुझे रिटायर हुए 25 साल हो गए, लेकिन इस समय में वर्तमान में एक सिख संस्थान है महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज इंदौर में, उसका चेयरमैन हूँ। सोचिए हमारे यहाँ कितनी समरसता है, यह किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो लोग जो है सिख समुदाय को एक अलग मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं उनके क्या मानसिकता है, क्या स्वार्थ है। हम सब एक हैं और एक मिलकर ही रहेंगे और निश्चित रूप से भारत का भविष्य इसमें निहित है। अब रहा सवाल ट्रूडो साहब की ये हालत क्यों हुई, इसके पीछे मेरे अपना विचार ये है, बाइडेन साहब की जो फिलॉसफी थी वो बहुत कुछ रोल प्ले कर रही थी। इसलिए कर रही थी, जब नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे पिछले चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उससे वो तिलमिला गए थे। उसका बदला लेने के लिए देखिए, अगर कोई अपराधी कहीं छिपा है और तो उसको आप जो है उस देश को तो नहीं सौंप रहे, बल्कि यहाँ मैं आपको ताजा खबर बता दूं, अभी ट्रंप पर जो हमला हुआ था पेनिनसुला में, उनके के पास से गोली निकल गई, जी उस आदमी को तो मार दिया गया था। लेकिन FBI ने अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो खुलासा हुआ है, फरहान शकेरी करके जो व्यक्ति है ईरान में छिपा है, उसने फंडिंग किया था। 2 लोग पकड़े गए हैं वहां, एक को तो पॉप कहते हैं, एक को ब्रोकली कहते हैं। इनको FBI ने अच्छी तरह से उनकी पूजा आरती करके ये उगलवा लिया कि $5 लाख इस शकेरी ने उनको दिए थे। अब केवल इतना ही नहीं, ईरान ने एक और बड़ा हरकत करने की कोशिश की थी। जो कमांडर सुलेमानी को मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने जो अटेम्प्ट किए थे, कहां पर, अमेरिका में पहुंचकर वहां के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको मारने के लिए, कुछ उच्च अधिकारियों को मारने के लिए, और उसमें रोल किसने प्ले किया था? उसका नाम है आसिफ रजा मर्चेंट, 46 साल का है, पाकिस्तानी ISI का एजेंट है। तो सवाल ये उठता है कि जब वहां की FBI को पता है कि इसका बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से ये पाकिस्तानी ISI का एजेंट गया था, उनकी तो आपने आलोचना नहीं की, उन पर तो आरोप नहीं लगाया। और हमारे जो डिप्लोमेट थे, सीनियर डिप्लोमेट मिस्टर वर्मा, उनको कहते हैं इनको डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो बंद करिएगा, रद्द करिए, और इनको हमारे अदालत में आने की अनुमति दीजिए। और गिरफ्तार करना चाहते, नीचा दिखाना चाहते थे। ये सिर्फ जो है मेरे अपने विचार हैं, ये पॉलिटिक्स जो थी किसकी थी? जो बाइडेन की। वही बात जो भारत के विदेश मंत्री अक्सर कहते हैं कि जो प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम है वो एशिया या वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है, हो जाती है, और जो एशिया या बाकी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की प्रॉब्लम होती है वो बाकी किसी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। इस तरीके का रुख रखते हैं यहाँ पर। आदित्य मेरे साथ, आदित्य जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी,